अपने चैनल पर आज की बड़ी अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर आपको बताएंगे किसान आंदोलन को लेकर पल पल की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है, जहां पर आरएसएस ने किसान आंदोलन को लेकर दिया है नया और बड़ा बयान। इसी के साथ में क्या कुछ कहना है आरएसएस का किसानों के आंदोलन को लेकर। आरएसएस की रिपोर्ट में आई है कई सारी बड़ी जानकारी और इसी के साथ में आपको बताते चलेंगे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी के बाद अब अपने ही पार्टी के नेता ने उठाए हैं किसान आंदोलन को लेकर सवाल और इसी के साथ में बीजेपी को दी है बड़ी हिदायत। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बताएंगे एमएसपी लूट कैलकुलेटर को लेकर हो रहा है बड़ा दावा, एक के बाद एक बड़े घोटाले के खोले जा रहे हैं राज। इसी के साथ में आपको बताएंगे मध्य प्रदेश में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से मुख्यमंत्री को सौंपा गया है ज्ञापन, एक एक करके चलेंगे। सही महत्वपूर्ण खबर की तरफ आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल के अंदर किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यालय पर जमकर तोड़फोड़ की है। यानी कुल मिलाकर सभी बड़ी अपडेट आप तक लगातार पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश के किसानों के द्वारा तीनों कृषि कानून को लेकर 112 दिनों से चल रहे इस आंदोलन की जीत निश्चित है, तीनों कृषि कानून को रद्द कराकर ही वापस जाने के दृढ़ निश्चय का करते हैं समर्थन। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। और इसी के साथ में दोस्तों कमेंट में लिखकर बताइए कि मोदी सरकार की तरफ से किसानों की मांगों को कब माना जाएगा, आप लोग की क्या कुछ राय है। और इसी के साथ में आप बताइए कि किसानों के आंदोलन को लेकर बीजेपी सरकार के रुख को लेकर आप लोग की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप लोग का क्या कुछ मानना है। क्या इस तरह से चल रहे किसानों के आंदोलन के कारण बीजेपी को नुकसान नहीं हो रहा, आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। इसी के साथ में दोस्तों चलते हैं पहली और महत्वपूर्ण खबर की तरफ। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की पैतृक संगठन आरएसएस की तरफ से एक रिपोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर बड़ी बात कही गई है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से शुक्रवार को दावा किया गया है कि राष्ट्र विरोधी और असामाजिक ताकतें केंद्र के तीनों कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन का समाधान निकालने का प्रयास को विफल करने का प्रयास कर रही है। इस तरह का दावा बीजेपी के पैतृक संगठन आरएसएस की तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि आरएसएस की रिपोर्ट में कहा गया है कि लंबे प्रदर्शन की वजह से किसी को फायदा नहीं पहुंचता है और ये किसी के भी हित में नहीं है। संघ ने कहा है कि चर्चा की आवश्यकता है, कुछ सहमति पर पहुंचना जरूरी है, भले ही सारे मुद्दों का समाधान ना निकले। गौरतलब है कि संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 2 दिवसीय बैठक शुक्रवार को आरंभ हुई है और इस दौरान और भी बड़ी बातें निकलकर सामने आती रहेंगी। सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहली की तरफ जो बयान बीजेपी दे रही है, बिल्कुल ऐसा ही बयान आरएसएस की तरफ से दिया जा रहा है। केवल एक बात कही जा रही है कि बातचीत जरूरी है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि किसानों की तरफ से जब कहा गया है कि बातचीत को लेकर सरकार को पहल करनी है, सरकार को ही यस या नो में जवाब देना है, तो आखिर बातचीत की शुरुआत कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब जल्द ही मिलेगा। तो आप तक सारी बड़ी अपडेट के तहत पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आरएसएस के इस बयान को लेकर आप लोग की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। आपको बता दें कि आरएसएस ने रिपोर्ट में कई और बातें भी कही है, लेकिन मुख्यतः जो बात थी वो हमने आपको बताई है। और एक और जानकारी की माने तो केंद्र सरकार को कृषि कानून बनाने से पहले किसानों से राय मशवरा करना चाहिए। बीजेपी के उत्तर प्रदेश के बड़े नेता की तरफ से बयान आया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के नेताओं के द्वारा एनडीए के विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बीते दिन हमने आपको बताया था कि किस तरह से पार्टी के सहयोगी दल अपना दल की तरफ से विरोध जताते हुए कहा गया कि सरकार तीनों कृषि कानून को लेकर चल रहे आंदोलन में किसानों के समर्थन में क्यों नहीं आती है, किसानों से बातचीत क्यों नहीं करती है, आखिर दिक्कत क्या है। इसके बाद अभी अपडेट है जहां पर उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने कृषि कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन में किसानों की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाने की पुरजोर वकालत करते हैं। इसी के साथ में उन्होंने बलिया के अंदर संवाददाता से बातचीत के दौरान कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार को नए कृषि कानून को लेकर किसानों से राय मशवरा करना भी जरूरी है। कुल मिलाकर पूर्व विधायक की तरफ से और बीजेपी के नेता की तरफ से केंद्र सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर हिदायत दी गई है। अब देखते हैं बीजेपी नेता के द्वारा दिए गए इस हिदायत को लेकर मोदी सरकार क्या कुछ फैसला लेती है। जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे। एक और जानकारी की माने तो किसान आंदोलन को लेकर एमएसपी लूट कैलकुलेटर के नाम से चल रही है बड़ी मुहिम, जिसमें बताया जा रहा है कि कितनी बड़ी संख्या में देश भर के अंदर एमएसपी के नाम पर चल रही है लूट। इसकी जानकारी देते हुए कई सारे डाटा साझा किए जा रहे हैं। जय किसान आंदोलन ने चने फसल को लेकर एक आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि 1 तारीख से लेकर 15 मार्च के बीच में चने की फसलों की खरीद में किसानों को 140 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार ने चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5100 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जबकि प्रमुख मंडियों के अंदर किसानों को यही फसल 400 रुपए से 1000 रुपए तक के कम कीमत पर बेचना पड़ रहा है। इस प्रकार किसानों को अब 140 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। इस तरह के बड़े दावे किए गए हैं और एक के बाद एक आंकड़ों के हिसाब से एमएसपी को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। एक और अपडेट की माने तो मध्य प्रदेश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री को सौंपा है ज्ञापन। भोपाल में एक बैठक के दौरान फैसला लेते हुए संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से घटक दलों के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि जिस तरह से किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए पंजीकरण हेतु रकबे खसरे को आधार से लिंक करना आवश्यक बना दिया है, जिसका मकसद कम से कम किसानों का एमएसपी पर गेहूं खरीदना है। उसी तरह से राशन कार्ड का आधार लिंक आवश्यक बन गया है, जिसके चलते 3 करोड़
और गरीब राशन सुविधा से वंचित हो गए हैं। हमारी ये मांग है कि आधार से लिंक कराने की जिम्मेदारी सरकार स्वयं ले। इसी के साथ में कई सारे और मुद्दे उठाए गए हैं और तीनों कृषि कानून को लेकर भी सौंपा गया है ज्ञापन। एक और जानकारी की माने तो तीनों कानून को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच में आज होडल में पहुंचने वाली है किसान मजदूर पदयात्रा। किसान मजदूर पदयात्रा 21 मार्च यानी कल होडल पहुंचने वाली है। पदयात्रा में शामिल किसानों के स्वागत व ठहरने की तैयारी के लिए किसानों के बीच में बैठक हुई है, जिसमें 22 मार्च को बंचारी में आयोजित होने वाली सभा की रूपरेखा तय की जाएगी। अखिल भारतीय किसान सभा ने जिला प्रधान के साथ मिलकर आगे की रणनीति बनाई है। और एक और जानकारी की माने तो किसानों के आंदोलन को लेकर नई रफ्तार और नई मजबूती पूरी दुनिया भर से मिल रहा है। और इस तरह की अपडेट भी है जहां पर अमेरिका के वॉशिंगटन के अंदर भी किसानों के समर्थन में बड़ी संख्या में भारत के एनआरआई की तरफ से समर्थन जताते हुए कानून का विरोध किया गया है। जय जवान जय किसान के नारे लगाए गए हैं। अमेरिका में वॉशिंगटन व्हाइट हाउस के सामने किया गया है विरोध प्रदर्शन। और एक और जानकारी की माने तो 7 अप्रैल को पांवटा में किसानों की महापंचायत को संबोधित कर सकते हैं राकेश टिकैत। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में 7 अप्रैल को किसानों की महासभा आयोजित होने वाली है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने वीडियो जारी करते हुए महापंचायत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य राज्यों के किसानों के जुटने का आह्वान किया है। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इसी के साथ में एक और अपडेट की माने तो किसान मजदूर एकता व संयुक्त किसान मोर्चा ने महंगाई के खिलाफ जमकर खोला है मोर्चा। देश के अंदर निरंतर बढ़ रही महंगाई के खिलाफ किसान मजदूर एकता एवं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पंजाब के रिटायर्ड खेतीबाड़ी इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह की अगुवाई में प्रधानमंत्री के नाम पत्र नायब तहसीलदार को सौंपा गया है। और इसी के साथ में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के बढ़ते निरंतर दाम को कम करने को लेकर और तीनों कृषि कानून को रद्द करने, एमएसपी पर कानून बनाने का जिक्र करते हुए ज्ञापन सौंपा गया है। और इसी के साथ में पश्चिम बंगाल में जीत का दावा कर रही भारतीय जनता पार्टी को लगा है तगड़ा झटका, जहां पर राज्य के कोने कोने में यानी जलपाईगुड़ी से लेकर उत्तर कोलकाता और मालदा के अंदर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने ही दफ्तर के अंदर जमकर हुड़दंग मचाया है। बीजेपी के नेताओं की तरफ से जमकर हुड़दंग करते हुए पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है और इस दौरान कुर्सियां उछाली गई, कुर्सियां तोड़ी गई है। यहाँ तक कि बीजेपी के अपने ही कार्यकर्ता भाजपा के अपने ही कार्यकर्ता से भिड़ते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि मालदा के साथ साथ जलपाईगुड़ी की भी तस्वीरें सामने आ रही है, जहाँ पर इससे पहले टिकट बंटवारे को लेकर बदस्तूर विरोध जारी है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि उत्तर कोलकाता के अंदर भी पत्थरबाजी की खबर सामने आई थी, यानी राज्य के अंदर बीजेपी को अपना कुरमा समेटना ही सबसे बड़ा मुश्किल का काम बन गया है, जहां पर राज्य के कोने कोने में भाजपा के नेताओं की तरफ से विरोध जारी है। और एक और अपडेट की माने तो बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से चल रहे राज्य के कोने कोने में तोड़फोड़ को लेकर आ रही है बड़ी अपडेट, जहां पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी इस पूरे मामले को लेकर टिप्पणी की गई है। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि बाहरी वर्सेस बीजेपी के पुराने नेताओं की लड़ाई है और ये लड़ाई आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस और अन्य पार्टी से जो भी नेता गए थे बीजेपी में, उन सभी को भाजपा ने टिकट पकड़ा दिया है। लेकिन राज्य के बीजेपी के अपने इकाई के नेता हैं जो लगातार कई सालों से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जब अब भाजपा का सुनहरा काल आया है, जब भाजपा दूसरे नंबर की लड़ाई को लेकर मजबूत दावेदार के तौर पर सामने आई है, उसके बाद बीजेपी के नेताओं को टिकट से वंचित करना ही ये दिखाता है कि राज्य के अंदर भाजपा के पुराने नेतृत्व को लगातार अनदेखा किया जा रहा है। और इसी का हर्जाना है कि भाजपा के कार्यकर्ता अपने ही कार्यालय में जमकर हुड़दंग मचा रहे हैं। और एक और अपडेट की माने तो असम के अंदर भाजपा के 15 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। असम में भाजपा ने दिलीप कुमार पॉल समेत 15 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। निष्कासित कर दिए गए नेता की तरफ से विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने को लेकर नाराजगी जाहिर की गई थी। यानी आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर एक तरफ टिकट मिलने के बाद भी नाराजगी है और दूसरी तरफ असम के अंदर टिकट नहीं मिलने के बाद भी विरोध चल रहा है। यानी कुल मिलाकर बीजेपी को 2 अलग अलग तरह के विरोध का सामना एक तरफ असम और एक तरफ बंगाल में करना पड़ा है। एक और अपडेट की माने बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल, पुडुचेरी के अंदर चुनाव हो रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है और इस कड़ी में महापंचायत को लेकर अखिलेश यादव ने हुंकार भरते हुए पार्टी की तरफ से बुलाया है महापंचायत, जिसमें पहली बार जयंत चौधरी के साथ उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मथुरा में की है महापंचायत। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार को मथुरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने महापंचायत को संबोधित करते हुए कई सारी बातें बोली है और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर भर दी है हुंकार। आपको बता दें अखिलेश यादव के साथ राष्ट्रीय लोक दल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने कहा कि किसान आंदोलन से कोई घबराया हो या नहीं हो, लेकिन भाजपा घबराई हुई है। जिस तरह से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, भाजपा को पता चल गया है कि अब किसान रुकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक लड़ाई जारी रहेगी। अखिलेश यादव ने महापंचायत में बयान देते हुए कहा कि महापंचायत में मुझे लाठी भेंट की गई, हम और जयंत यह जानते हैं कि लाठी कहां चलानी है। और इसी के साथ में जयंत चौधरी के साथ मंच शेयर करते हुए उन्होंने आगामी उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर बड़े संकेत देने शुरू कर दिए हैं। और एक और अपडेट की माने तो उत्तर प्रदेश के अंदर सी वोटर के ओपिनियन पोल बताते हैं कि यूपी में एक बार फिर से योगी सरकार बन सकती है। बीजेपी को 41% वोट मिल सकता है। यानी इस सर्वे की माने तो समाजवादी
समाजवादी पार्टी को 24% वोट, बीजेपी को 41%, मायावती की बहुजन समाज पार्टी को 21% वोट मिल सकता है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी को 6 से 7% मतदान की बातें कही गई है। अन्य पार्टियों को 8% वोट मिल सकता है। इस तरह का दावा इस सर्वे में किया गया है। यानी इस सर्वे के अगर आप माने तो उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को हराने के लिए बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को एक साथ आना पड़ेगा। और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा, अभी बीजेपी को हराया जा सकता है। हालांकि जो भी समीकरण आगे बनेंगे इसकी सारी जानकारी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर आप लोग की क्या कुछ राय है? उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत लोग मानते हैं कि परिवर्तन की लहर बह रही है? और इसी के साथ में दोस्तों जो लोग इसके इतर अपनी राय रखते हैं वह भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और एक और अपडेट की माने तो बंगाल में बीजेपी में भीतर घात एक तरफ जारी है, वहीं पर दूसरी ओर प्रधानमंत्री और अमित शाह के द्वारा सुबह 4-4 बजे तक बंगाल बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक को लेकर भी कई संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। और इस बीच बीजेपी में विरोध यूं ही नहीं शुरू हुआ है, बल्कि तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आए विधायक अरिंदम भट्टाचार्य और जितेंद्र तिवारी को टिकट दे दिया गया है। भट्टाचार्य को जगता दल से टिकट दिया गया है, जबकि तिवारी को पांडेश्वर में दमखम ठोकने के लिए बीजेपी ने उतारा है। अरिंदम से टिकट का ऐलान होते ही बीजेपी के जगता दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ की है। और इसी के साथ में मालदा के हरिश्चंद्रपुर और ओल्ड मालदा इलाके में कैंडिडेट के नाम पर भी जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर राज्य के अंदर टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं को भी टिकट दिए जाने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त नाराजगी है। और एक और अपडेट की माने तो भाजपा ने की ममता के भाषण पर रोक लगाने की मांग। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भ्रामक बयानबाजी का आरोप लगाया है। भाजपा ने चुनाव आयोग से ममता बनर्जी के भाषणों पर रोक लगाने की मांग की है। ममता बनर्जी पर अमित शाह समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ भ्रामक और तथ्यहीन और मनगढ़ंत बातें करने का आरोप लगाया गया है। भाजपा ने कहा है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग का अपमान कर रही है। बड़ी बात, लेकिन दोस्तों आप अगर देखेंगे इस पूरे चुनाव में तो टीएमसी की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं बल्कि क्रिया की जा रही है, बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया की जा रही है। यानी नैरेटिव टीएमसी बना रही है और बीजेपी उसका रिस्पॉन्ड कर रही है। कुल मिलाकर राज्य के अंदर किस तरह की चुनावी स्थिति है इसे आप इस बात से समझ सकते हैं। यानी राज्य के अंदर बीजेपी नैरेटिव नहीं बना पा रही है, केवल रिस्पॉन्ड दे रही है। इसी के साथ में तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में क्या मजबूत बातें हैं और बीजेपी के पक्ष में क्या मजबूत बातें हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर आप लोग अपना राजनीतिक एनालिसिस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। और एक और जानकारी की माने तो असम में छोटी पार्टियां कर सकती है बड़ा बवाल। सत्ता की चाबी इस बार असम की छोटी पार्टियों के पास हो सकती है। तमाम बड़े ओपिनियन पोल के भी यही नतीजे सामने आए हैं, जिसमें यूपीपीएल, बोडोलैंड पीपल फ्रंट, असम गण परिषद, असम जाति परिषद और इसी के साथ में रायजोर दल जैसे कई सारे छोटे गठबंधन सहयोगी हैं जो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों से जुड़े हुए हैं। और माना जा रहा है कि दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी में से अगर किसी को मतदान में जनता एक तरफा समर्थन नहीं देगी तो ये पूरी तरह से हंग असेंबली बन सकती है। और कहीं न कहीं छोटे दलों के कारण असम के अंदर कई सारे किंग मेकर बनकर उभर सकते हैं। हालांकि अच्छी स्थिति तो यही रहेगी कि किसी एक पार्टी को बहुमत मिल जाए, फ्रैक्चर्ड मैंडेट ना मिले। और एक और जानकारी की माने तो बंगाल में बीजेपी के लिए अपनी ही पार्टी में बाहरी वर्सेस बंगाली का मुद्दा बन गया है। यानी बंगाल के अपने कार्यकर्ता टीएमसी से आने वाले कार्यकर्ताओं का कर रहे हैं विरोध। एक और जानकारी की माने तो अखिलेश यादव के सामने मोदी के नारे लगने लगे, जिसके बाद अखिलेश यादव ने इस पर रिस्पॉन्ड करते हुए ऐसी प्रतिक्रिया दी कि लोगों के दिल जीत लिए। शुक्रवार को अखिलेश यादव बरसाना में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने तकरीबन 300 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर पर पहुंचे। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव यहां पर पहुंचे वैसे ही आसपास मौजूद कुछ लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाने लगे, जिसके बाद अखिलेश यादव ने उनकी तरफ देखा और हाथ जोड़कर उनसे अभिवादन करते हुए चेहरे पर मुस्कान के साथ आगे चले गए। यानी कुल मिलाकर उन्होंने बड़ी शालीनता के साथ अपने प्रतिद्वंदियों को दिया है जवाब। और एक और अपडेट की माने तो पेट्रोल और डीजल के साथ साथ गैस की कीमतों के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने जमकर विरोध किया है। केंद्रीय मंत्रियों के घर पर साइकिल और सिलेंडर ले जाकर किया है जमकर विरोध। और एक और जानकारी की माने दोस्तों तो ममता को उस दिन कैसे चोट लगी थी इसको लेकर चौराहे पर खड़े खंभों से भी पूछताछ किया जा रहा है, जवाब मांगा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार फोरेंसिक जांच की टीम ने नंदीग्राम इलाके में जाकर खंभों का निरीक्षण किया है और उस पर डिपार्टमेंट की ओर से स्टिकर भी लगाए गए हैं। एक और अपडेट की माने तो केंद्र और दिल्ली में आर पार की लड़ाई नजर आ रही है, जहां पर केजरीवाल सरकार का आरोप, कहा घर घर राशन की जो हमारी स्कीम चल रही है उसको रोका जा रहा है। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच में एक बार फिर से दंगल शुरू हो गया। शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को अपने निशाने पर लेते हुए उनकी महत्वाकांक्षी योजना घर घर राशन पर रोक लगा दी है, इस तरह का दावा किया है। केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। आपको बता दें कि हाल फिलहाल के अंदर केंद्र सरकार एक बिल पेश करने जा रही है जिसमें दिल्ली सरकार का मतलब गवर्नर कर दिया जाएगा। यानी बड़ा ही इम्प्लीकेशन है इस पूरे मामले का और यही बड़ा कारण है कि दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल सरकार इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार को छोड़ने के मूड में नहीं है। एक और अपडेट की माने तो असम के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी, कहा नफरत बढ़ी तो देश में बेरोजगारी बढ़ जाएगी, बेरोजगारी बढ़ी तो देश में नफरत बढ़ जाएगी। दोनों का एक दूसरे से लेना देना है, नफरत और बेरोजगारी एक साथ बढ़ती है। इसी के साथ में परिवारवाद का नारा लगाकर ममता बनर्जी को भाई भतीजावाद का आरोप लगा रही थी बीजेपी, लेकिन मुकुल रॉय और उनके बेटे को भी टिकट थमा दिया गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का परिवारवाद किस तरह का है
और दूसरे पर जो आरोप लगाती है उसका परिवारवाद क्यों बुरा लग रहा है। और एक और जानकारी की माने तो शिवसेना एनसीपी धीरे धीरे कर रही है बड़ा खेल। राज्य में भाजपा को नहीं सूझ रहा है कोई रास्ता। आपको बता दे कि जलगांव नगर पालिका के मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव हुए थे। इस दौरान भाजपा के 29 सभासदों ने पार्टी के खिलाफ जाकर शिवसेना के उम्मीदवार का समर्थन कर दिया। खास बात यह है कि 73 सदस्यों वाली नगर पालिका में सभासद भाजपा का है। शिवसेना को केवल 15 सीटें मिली थी। इसके बावजूद शिवसेना के मेयर ने नगर पालिका सीट पर कब्जा कर लिया है। मतदान में शिवसेना के उम्मीदवार को 45 जबकि बीजेपी के उम्मीदवार को 30 वोट मिले थे। यानी आप समझ सकते हैं कि बीजेपी को उसी की आवाज में दे रही है जवाब। और एक और जानकारी की माने तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश में विकास के बड़े बड़े दावे किए गए हैं। और इस दौरान 4 साल पूरा होने के बाद ट्विटर पर चलते रहे कई सारे बड़े ट्रेंड। लेकिन जानकारी जो मिली है उसके अनुसार योगी जी के 4 साल बेमिसाल जो ट्रेंड चला दूसरे नंबर पर, लेकिन पहले नंबर पर लोगों ने जमकर ट्रेंड चलवाया कि 4 साल यूपी बेहाल। यानी आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर लगातार माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्विटर के साथ साथ कई और सोशल मीडिया पर भी चल रहे हैं इस तरह की मुहिम। वहीं पर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने कहा, बोले ये वो बीजेपी नहीं है जो अटल अडवाणी के समय में हुआ करती थी और इसीलिए मैंने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा है। इसी के साथ में आपको बता दें कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने बताया है कि बंगाल के चुनाव को लेकर बीजेपी, टीएमसी, लेफ्ट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की पूरी सूची जारी करते हुए बताया गया है कि तकरीबन आधे से ज्यादा ऐसे नेता हैं जिन पर क्रिमिनल केस चल रहा है। और कुल मिलाकर सभी पार्टियों में इस तरह के उम्मीदवारों को दिया है टिकट। एक और जानकारी की माने तो ममता बनर्जी पर कथित हमले की रिपोर्ट 2 हफ्तों में आनी चाहिए। टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से मिलकर ये जानकारी दी है और ये मांग की है। इसी के साथ में पंजाब के अंदर अगर आज चुनाव होते हैं तो किसकी जीत होगी। एबीपी न्यूज के सी वोटर के सर्वे का दावा है कि अगर आज बंगाल और असम के साथ साथ पंजाब में चुनाव हो जाए तो कांग्रेस पार्टी को 43 से 49 सीटें मिल सकती है, जबकि बीजेपी को 0 से 5 सीटें, आम आदमी पार्टी को 51 से 57 सीटें मिल सकती है और अकाली दल को 12 से 18 सीटें मिल सकती है। राज्य के अंदर आम आदमी पार्टी का आंकड़ा बढ़ रहा है, इस तरह के दावे किए गए हैं। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा, इस तरह से भी बड़ी बात कही गई है। एक और जानकारी की माने तो गंभीर आरोप भोपाल भाजपा कार्यालय में यौन शोषण के मामले को लेकर वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर उठाए हैं कई सारे बड़े सवाल। इसी के साथ में मेघालय सरकार को अवैध कोयला खनन मामले को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश के निर्देश दिए गए हैं। लोकायुक्त ने मेघालय सरकार को राज्य के कोयला के अवैध खनन और परिवहन के कथित सरगना को पकड़ने के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश की है। लोकायुक्त अध्यक्ष पीके मूसाहारी ने विपक्ष के नेता मुकुल संगमा की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बातें कही है। इसी खबर में आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार के 4 साल पूरे होने के पर मीडिया चैनल की तरफ से पूछा गया कि आप लोग किसका समर्थन करते हैं, क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। तो लगभग 85% लोग कह रहे हैं कि नहीं बनेंगे। और जब ऐसा रिस्पांस लोगों की तरफ से आने लगा उसके बाद जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तरफ से अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया गया, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। वहीं पर वसीम रजवी के खिलाफ जामा मस्जिद पर जुटे सिया सुन्नी मुसलमान एक सुर में उठाई है गिरफ्तारी की मांग। कुरान की आयतों को लेकर उठाए थे सवाल, जिस पर विरोध लगातार जारी है। और एक और जानकारी की माने तो असम की जनता को राहुल गांधी ने दिया भरोसा, कहा मैं मोदी नहीं हूँ, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करता हूँ, कांग्रेस जो कहती है वो करती है, हमने जो कहा है वो किया है। इसीलिए राज्य के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो अपने मैनिफेस्टो के एक एक वादे को चुन चुन कर जमीन पर उतार दिया जाएगा। अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाइए और कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।